साथियों नमस्कार। साथियों, सत्ता के गलियारों में एक आवाज आजकल काफी गूंज रही है कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे क्या। जी हाँ, आप 2-3 दिन से लगातार देख रहे होंगे कि खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार वापस आरजेडी के साथ जा रहे हैं, इंडिया अलायंस के साथ जा रहे हैं। खबरें पूछी जा रही हैं नेताओं से कि आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे। नीतीश कुमार से भी पूछ लिया गया, लालू यादव ने भी ऑफर दे दिया। ये पूरा मामला क्या है, इस मामले को मैं बताता हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या बीजेपी 282 272 की तरफ जा रही है कि नहीं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले खबर आई जहां पर लालू प्रसाद यादव ने एक गेम खेल दिया और लालू प्रसाद यादव ने यह बोला कि हम नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं, वो चाहें तो इंडिया अलायंस में आ सकते हैं और हमसे हाथ मिला सकते हैं और हम उनको सीएम बनवाएंगे। जैसे ही लालू ने ये बात कही, सब लोग एकदम हैरान रह गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू नीतीश के पीछे पीछे बात चल रही हो। तो फिर जो लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी, उनसे पूछा गया कि आपका क्या कहना है, क्या आप नीतीश कुमार को वापस ला रहे हैं अपने साथ। तो तेजस्वी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इसके बिल्कुल भी विचार में नहीं हैं और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करने जा रहे। आप कहेंगे तेजस्वी मना क्यों कर रहे हैं और लालू क्यों कह रहे हैं। लालू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू को पता है कि इस बार के चुनाव में जो 2025 के नवंबर में बिहार के चुनाव होने हैं, उनमें किसी भी कीमत पर लालू यादव की पार्टी जीत करके नहीं आने वाली। और लालू यादव की जो अवस्था है, उस अवस्था में कोई गारंटी नहीं है कि अगले चुनाव तक लालू यादव उस अवस्था में रहें कि चुनाव की रैली कर पाएं या चीज़ों को मैनेज कर पाएं। तो जाते जाते इस चुनावी प्रक्रिया से लालू यादव अपने बेटे को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं या सत्ता में देखना चाहते हैं। तो इनका एक पुत्र प्रेम है जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि नीतीश से हाथ मिला लो तो काम चल जाएगा। पुत्र इसलिए मना कर रहा है क्योंकि पुत्र को पता है कि नीतीश से हाथ मिलाया तो इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि नीतीश को ही सीएम बनाना है। और अगर नीतीश को सीएम बनाने की गारंटी दे दी और मैं सीएम नहीं बना, तो जो यादवों का 3-4% वोट है वो मुझे नहीं मिलेगा। अब बात समझ रहे हैं। भाई, कल को एक बिहार का यादव ये सोचे कि सीएम तो नीतीश बनेगा तो मैं आरजेडी को वोट क्यों दूं। वो नहीं देगा वोट आरजेडी को, वो प्रशांत किशोर को दे आएगा। और अगर उसे पता चलता है यादव को कि आरजेडी से तो हमारे वही खड़े हैं, तेजस्वी भैया खड़े हैं, इन्हीं को वोट देते हैं, तो दे करके आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे 2020 में, उसमें आरजेडी को यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को 75 सीटें मिली थी, बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, नीतीश कुमार को 43 सीटें मिली थी। इनको तेजस्वी यादव को यानी आरजेडी को 23% वोट मिले थे, बीजेपी को 19% मिले थे, जेडीयू को 15% मिले थे। तो ये चाहते हैं कि इनका वोट बैंक 23 से बढ़कर के 27-28 तक पहुंच जाए। इसके लिए छोटे छोटे प्रयास भी करने में लगे हुए हैं कि यादव टूट के ना चले जाएं, मुसलमान टूट के ना चले जाएं। ये सब इनमें चल रहा है। दूसरी बात, नीतीश कुमार को यह पता है कि अगर मैं आज इंडिया अलायंस के साथ चला गया तो भविष्य का कुछ पता नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस का ही कुछ पता नहीं है। अब मान लो कल को नीतीश कुमार चले जाते हैं इंडिया अलायंस के साथ, तो सबसे ज्यादा खुशी पता है कैसे होगी? नरेंद्र मोदी को। जी, आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो केंद्र में सरकार गिरेगी और बाकी कोई ऐसा दल है नहीं जो एकदम से आकर के सपोर्ट कर दे। तो अगर सरकार गिरती है तो मोदी तो चाहेंगे सरकार गिर जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास अभी इतने दल हैं ही नहीं कि मिलके वो सरकार बना सकें। आप समझ रहे हैं, इंडिया अलायंस को सरकार बनाने के लिए बच्ची कुची सब पार्टियों से हाथ मिलाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। और अगर इंडिया अलायंस पार्टी बना भी लेती है, सरकार बना भी लेती है, तो वो चलनी नहीं है ज्यादा। आपको इतना तो मोटा भाई पे भरोसा होगा कि बनने नहीं देंगे। तो मोदी तो दोबारा चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। और मोदी को इतना पता है कि इस बार जो लहर थी या जो भी तुक्का लग गया राहुल गांधी का लग गया, अब अगर वोट में दोबारा चुनाव में जाएंगे तो इतनी सीटें मिलेंगी जितनी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि इस देश का हिंदू भी इस चीज़ को रियलाइज कर रहा है कि हमने जो गलती करी थी वो भारी पड़ गई। 240 सीटों का जो मलाल हिंदू को इस वक्त है, वो अब वोट इस तरह देगा कि हो सकता है 340 हो जाए। जैसा आप महाराष्ट्र में देख चुके हैं, हरियाणा में देख चुके हैं, आने वाले समय में दिल्ली में देखेंगे। तो मोदी तो इस चक्कर में हैं कि आप छोड़ो मेरा दामन, अच्छा ही है, मैं तो दोबारा चुनाव में जाने को तैयार हूं। लेकिन इंडिया अलायंस वाले ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि इस बार तुक्के में कांग्रेस 99 ले आई, बाकी लोग थोड़ी बहुत सीटें ले आए, अब नहीं आनी। शरद पवार एनसीपी के, इनकी पिछली बार 4 सीटें आई थी, इस बार 8 आ गई। इन्हें पता 8 आ गई, जो आ गई अब दोबारा चुनाव में गया तो 2 भी नहीं आएंगी। उद्धव ठाकरे, जिनकी 9 आ गई, उन्हें पता दोबारा चुनाव में गया तो 1 भी नहीं आएगी। कांग्रेस की 99 में आ गई, इस बार दोबारा चुनाव में गए तो 40 भी नहीं आएंगी।
तो मोदी तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जाएं, लेकिन ये जाएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि जो बेनिफिट यहां है वो कहीं नहीं है। अच्छा, जब बीजेपी के अध्यक्ष से पूछा गया बिहार में कि आपके सीएम के फेस कौन होंगे 2020 के चुनाव में, तो उन्होंने बोला कि हमारे सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे। जब बीजेपी के इतने बड़े लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनका क्लियर है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। अभी तक तो यही है, बाकी भविष्य के हाथ में है। इसलिए नीतीश कुमार को ये आश्वासन है कि बीजेपी में रह करके मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, वहां रह के सीएम बनूंगा, डेली मेरी बेइज्जती होगी, इससे अच्छा यहाँ चुपचाप बैठे रहूं। बीजेपी के दिमाग में ये है कि अभी नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ लो, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ लो और अपनी इतनी ज्यादा सीटें ले आओ कि बीजेपी और जो पासवान है, चिराग पासवान, ये दोनों मिलकर के ही सरकार बना लें, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी की इतनी ज्यादा सीटें आ गई हैं कि वहां पर अब एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर कम हो चुकी है। यही बीजेपी चाहती है कि बिहार में हो जाए। महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले पूछा गया था कि आपके सीएम फेस कौन होंगे, तो देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया था हमारे सीएम तो बगल में बैठे हैं एकनाथ शिंदे, और बाद में देख लो देवेंद्र फडणवीस बन गए। यही खेल बिहार में दोहराना चाहती है बीजेपी, और इस चीज को फायदा दे रहा है आपका प्रशांत किशोर। आप लिख के ले लो, ये दूसरा अरविंद केजरीवाल है, लिख के ले लेना। प्रशांत किशोर ने बच्चों का, छात्रों का जो आंदोलन हो रहा था उसमें जाकर के खुद को शामिल कर लिया और अनिश्चित काल के लिए जो है फास्ट पर यानी कि अनशन पर बैठ गया। और प्रशांत किशोर धीरे धीरे छात्रों का नेता बनना चाह रहे हैं, स्ट्रेटेजिस्ट तो यही है। अच्छा, मान लीजिए प्रशांत किशोर इस बार का चुनाव लड़ते हैं, वो तो लड़ना ही है इनको, तो चुनाव लड़ने के बाद ये किस पर भारी पड़ेंगे? ये भारी पड़ेंगे आरजेडी पर, ये भारी पड़ेंगे जेडीयू पर, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो हमेशा इंटैक्ट रहता है, 2-3% के ऊपर नीचे होता है। दिल्ली में भी आप देख लो, अरविंद केजरीवाल जहां पहुंचे हैं वो कांग्रेस का वोट बैंक खा करके पहुंचे हैं, बीजेपी का नहीं। यहां पर प्रशांत किशोर अगर उभरते हैं तो इनका वोट बैंक खा के उभरेंगे, ना कि बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है वो दूसरी आइडियोलॉजी के साथ बीजेपी से जुड़ा हुआ है। वो आइडियोलॉजी ना तो प्रशांत किशोर फुलफिल कर पाएंगे, ना आरजेडी फुलफिल कर पाएगी। तो बीजेपी चाहती है कि प्रशांत किशोर थोड़ा और मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि इन्हें साफ कर दे। इसलिए आने वाले समय में बिहार में तो ये आप भूल जाइए कि आरजेडी की सरकार आने वाली है, आएगी बीजेपी की या एनडीए की ही आएगी, और सीएम भी नीतीश बनेंगे नहीं बनेंगे कुछ पता नहीं। अच्छा, बीजेपी अगर सीएम नीतीश को नहीं बनाएगी तो फिर केंद्र में गड़बड़ होगी। केंद्र में क्या किया जाए? तो केंद्र में इस वक्त नीतीश का विकल्प ढूंढा जा रहा है, और इस बार विकल्प वैसा नहीं होगा कि हमें समर्थन दे दो आकर के। विकल्प है कि पूरे के पूरे एमपी हमें मिला दो, और इसके लिए कुछ लोग अपनी सहमति जता भी रहे हैं धीरे धीरे। देखिए मैं आपको आ, अभी ये इनको तो आप जानते ही होंगे, खबर आई थी कि इनको शिवसेना के दफ्तर में ले जाके पीट दिया गया, ऐसी खबरें आई थी। संजय राउत है, इनकी दुर्दशा जो अमित शाह ने करी है वो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ। इन्होंने हाल फिलहाल में देवेंद्र फडणवीस के कामों की बड़ी जो है तारीफ करी है, बड़ा प्रेस किया है कि बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। उन जब जिस समय लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे तब देवेंद्र फडणवीस घर घर जा करके एससी एसटी लोगों से मिल रहे थे, उनके लिए काम कर रहे थे, उनके लिए योजनाओं को लागू करवा रहे थे। देवेंद्र फडणवीस बड़े मेहनती हैं, इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। कुछ समय पहले जो इनकी शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, वहां से भी एक आवाज निकल के आई और उन लोगों ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी करी, फोटो भी सबके सामने थी। कुछ समय पहले आप देख रहे हैं कि शरद पवार की जो एनसीपी है उसने भी कांग्रेस के विरोध में बातें करना स्टार्ट कर दिया। जब कांग्रेस संसद में अडानी 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 करे जा रही थी तो उस समय इन्होंने बोला था कि भाई देखो, डेली डेली अडानी करने से कुछ नहीं होता, संसद का टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि दूसरे विषयों पर बात करे। और ये भी अपनी बेटी को जो है सुप्रिया सुले को राजनीति में लाना चाहते हैं, ठीक लालू प्रसाद यादव की तरह जैसे वो अपने बेटे को लाना चाहते हैं। तो ये भी अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हें पता है इंडिया अलायंस में भविष्य नहीं है। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों के अगर एमपीज मिला लिए जाएं तो एक के 8 हैं, एक के 9 हैं, 9 और 8 17, 17 एमपी पूरा का पूरा आने को तैयार है बीजेपी में। इस्तीफा देकर के आएगा, समर्थन नहीं देगा, मिल जाएगा। और नियम है, दल बदल कानून का एक नियम है कि किसी भी पार्टी के जितने भी एमपी हैं अगर उसमें से 2/3 या उससे ज्यादा टूट करके किसी दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो ठीक है, अगर उससे कम टूट के मिल रहे हैं तो उनकी सदस्यता ही चली जाएगी। ये भी एक मसला है। तो अभी राजनीति के अंदर खाने बहुत चर्चाएं हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के एमपी टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कह रहे हैं 17 में से 15 भी टूट गए तब भी नीतीश कुमार की पार्टी से तो ज्यादा ही हैं, नीतीश कुमार के तो 12 हैं।
और आपको क्या लगता है कि जब नीतीश कुमार से सरकार या एनडीए की जो भी सरकार है केंद्र में, जब वो नाता तोड़ेगी, तो क्या उनके 12 एमपी तोड़ना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार का भविष्य, पॉलिटिकल भविष्य ठीक नहीं है इस वक्त, खतरा है। तो 15 इनके आ गए, 12 में से 10 भी नीतीश कुमार के आ गए तो 25 हो गए, और 32 कम है बस। तो 5-6 तो और जुट जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी इंतजार है बिहार इलेक्शन का। आप देखना आने वाले समय में ये खेल होगा जरूर। अभी जून जुलाई के आसपास से आप देख लेना, ये खेल होना जरूर है, क्योंकि इनके बदलते सुर, ये तैयार है अपनी पार्टी का विलय करने के लिए। अच्छा, विलय करने के लिए तैयार क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में भी एमसीडी के चुनाव है, जहां पर शिवसेना का भी कब्जा है। तो शिवसेना हो सकता है ये डील करे कि बीजेपी तुम हमें, उद्धव ठाकरे डील करें। अब खबरें आ रही हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये सब खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे डील करना चाहते हैं कि भाई बीजेपी आप हमें एमसीडी लड़ने दो खुल करके, आप इसमें टांग मत अड़ाओ, और हम आपको अपने सांसद देने को तैयार हैं। बीजेपी के लिए एमसीडी कौन सी बड़ी चीज़ है, छोड़ देगी। ये भी एक फैक्टर है। अभी बीजेपी को बड़े बड़े फैसले लेने हैं, एनआरसी लागू करना है, और सेंसस कराना है, कश्मीर के मुद्दों को आगे बढ़ाना है, बांग्लादेश में खेल करना है, पाकिस्तान में खेल करना है। इसके लिए पूर्ण बहुमत होना आवश्यक है, और वो आएंगे यहीं से। तो क्योंकि पिछले दिनों इन पार्टियों की तरफ से अच्छे अच्छे सुर निकल के आ रहे हैं बीजेपी के लिए, और ये बातें महाराष्ट्र के लोकल अखबारों से, लोकल पत्रकारों से पता चल रही हैं, जिनसे मेरी बातें होती हैं। इन समय इनका बस एक ही ये है कि हमारा एग्जिस्टेंस बचा रहने दो, भले ही हमारे सांसद आप ले लो। शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, दोनों को पता है कि अगर हमने बीजेपी से तनातनी करी तो हमारा एग्जिस्टेंस भी जाएगा, सांसद भी जाएंगे। ये है कहानी। और नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं बनेंगे, आप लिख के ले लेना। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, तो मैंने एग्जिट पोल से पहले, एग्जिट पोल में ही बता दिया था, और उससे पहले भी बता दिया था कि सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस ही। और उसके बाद कितने दिन तक खींचातान चलती रहेगी, सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, अभी भी वीडियो पड़ा, आप देख लेना, एग्जिट पोल वाला वीडियो होगा। इसमें भी मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, आप देख लेना। उससे पहले नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, और नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो जाएगा। जय हिंद।